नमस्कार दोस्तों, मैं जयप्रकाश एक बार फिर से सुजस ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, जो कल वाली क्लास थी उससे आगे अपन स्टार्ट करते हैं। थार का मरुस्थल जो चल रहा है, राजस्थान की जो भौतिक प्रदेश है वो चल रहे हैं, उसमें थार का मरुस्थल अपना चल रहा है। देखो भाई, थार के मरुस्थल में टीलों की बात हो रही थी, दोहरों की बात हो रही थी, स्तूपों की बात हो रही थी। बात करें रेखीय अनुदैर्घ्य स्तूप की बात करते हैं, इसे रेखीय भी कहते हैं, अनुदैर्घ्य भी कहते हैं, पवनानुवर्ती भी कहते हैं, क्योंकि ये पवन की दिशा के बहाव की दिशा के समांतर बनते हैं। बनते कैसे हैं? जो पवन होती है, जिधर पवन बहेगी चलेगी उधर ही ये बनते हैं। जैसे अगर पवन ऐसे इधर चल रही है तो इधर बन जाएंगे, अगर पवन इस दिशा में चल रही है तो ऐसे बनेंगे। और जो बीच में जो खाली जगह होती है, जो रेत रहित भाग होता है, उसे अपन गासी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? गासी कहते हैं। और ये गासी क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ से ऊँटों का काफिला गुजरता है। क्या गुजरता है? ऊँटों का काफिला। तो इसलिए इसे क्या कह देते हैं? अपन गासी कह देते हैं। गासी मार्ग भी कह देते हैं इसे क्या कहते हैं? अपन गासी मार्ग भी कह देते हैं। जो इसकी जो आकृति देखो, ऐसी आकृति होती है। इधर देखो, इधर देखो। अगर यहाँ पर थोड़ी सी बना दिया जाए तलवार जैसी आकृति, कैसी आकृति? तलवार। तो इसकी जो आकृति होती है ना, वो तलवार के समान आकृति होती है। इसे अलब स्तूप भी कहते हैं और इसे रेत कटक भी कहते हैं। और बात करें राजस्थान में ये बनते हैं कहाँ? ये सीमावर्ती जिले, और सीमावर्ती 4 जिले हैं अपने: गंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर। तो इन 4 जिलों में बनती हैं जो पाकिस्तान के साथ सीमा लगती है। सीमावर्ती जिलों का मतलब ये है कि भारत की जो इंटरनेशनल सीमा जो लगती है राजस्थान की पाकिस्तान के साथ, उसकी बात कर रहे हैं। दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। 2 टीले, इनको एक साथ समझेंगे। जो स्तूप हैं इनको एक साथ समझेंगे। अनुप्रस्थ ब्रखान। अनुप्रस्थ ब्रखान की आकृति सेम होती है। अनुप्रस्थ छोटा होता है, ब्रखान बड़ा होता है। ये क्या होता है? ये बड़ा होता है और ये छोटा होता है। ये बड़ा होता है, ब्रखान अनुप्रस्थ से बड़ा होता है और अनुप्रस्थ ब्रखान से छोटा होता है। देखो भी दोस्तों, अनुप्रस्थ की बात करते हैं। आकार कैसे होता है? ऐसे होता है। देखो छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं, अर्धचंद्राकार। बनते कैसे हैं? हवा की बहाव की दिशा में। हवा की बहाव चलने की दिशा के समकोण पर बनते हैं। कहाँ बनते हैं? समकोण। जैसे हवा चल रही है, बीच में कहीं रुकावट आ गई समकोण के रूप में ऐसे, तो वहाँ पर ये बनेंगे। आकार छोटा होता है, अर्धचंद्राकार होता है। राजस्थान में कहाँ बनेंगे? जोधपुर, चूरू, बीकानेर और बाड़मेर में। देखो भाई, बरखान आकार में बड़े होते हैं, अर्धचंद्राकार होते हैं, विनाशी होते हैं और गतिशील होते हैं। भाई विनाशी कैसे होते हैं? गतिशील तो तेज हवाएं। विनाशी कैसे? जैसे ये है आकार है इसका, ऐसे बनते जाएंगे। मान लो ये बड़े रूप में बन गए। देखो इनकी आकृति भैंस के सींग के जैसी आकृति होती है इसकी। यहाँ पे ये नोट कर लेना भाई, भैंस के सींग के जैसी आकृति होती है। भैंस के सींग जैसी आकृति होती है इनकी। अब यहाँ पर हवा फंसेगी और जब यहाँ हवा का वेग तेज होगा और हवा यहाँ फंसेगी, जहाँ पर भी ये गिरेंगे, जहाँ हवा इनको छोड़ेगी, इन टीलों स्तूपों को, इनकी जो मिट्टी को जहाँ छोड़ेगी, वहाँ पर जितने भी छोटी मोटी वनस्पति है वो क्या हो जाएगी? दब जाएगी। तो इसीलिए ये विनाशी होते हैं और गतिशील होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। देखो दोस्तों, पैराबोलिक, सवर्काफीज, अवरोधी, इनको एक साथ समझेंगे अपन। पैराबोलिक, सवर्काफीज, अवरोधी, ये टीले या स्तूपों के प्रकार हैं। अब देखो पैराबोलिक क्या होते हैं। पैराबोलिक बड़े ही, देखो बनते कैसे, ध्यान रखना। बड़ी वनस्पति के अवरोध से, बड़ी वनस्पति के अवरोध से, जैसे रोइडा खेजड़ी। जैसे ये मान लो एक बड़ा सी, जैसे रोइडा या खेजड़ी है, ये खेजड़ी का वृक्ष है। अब मिट्टी आएगी, धीरे धीरे इनसे टकराएगी, तो टकराएगी, धीरे धीरे नीचे गिरेगी, धीरे धीरे फिर से टकराएगी, इधर से आएगी, धीरे धीरे टकराएगी, धीरे धीरे गिरेगी। तो क्या यहाँ पर क्या बन गए? एक टीलानुमा आकृति बन गई, एक टीलानुमा आकृति बन गई, एक स्तूप बन गया। इसका निर्माण समझ में आ गया। अब निर्माण समझते हैं सवर्काफीज का। सेम ही है, यहाँ पर वनस्पति छोटी होगी, जैसे कुंचा, झाड़ियाँ, घास। जैसे ये कुंचा है, इसमें भी धीरे धीरे क्या हो जाएगा? पूरा विलुप्त सा हो जाएगा। ठीक है। पैराबोलिक, ध्यान रखना, जो पैराबोलिक है उसकी आकृति क्या होती है? कैसी होती है? जैसे कोई पेड़ है,
जैसे जांटी ले लो, खेजड़ी ले लो, सॉरी जांटी खेजड़ी होते हैं रोईडा, इन पे जो मिट्टी का बिछाव हो जाता है, इनके टकरा टकरा के जहाँ टिल्ले बन जाते हैं उसे तो कह देंगे पैराबोलिक। और सबर काफ़ी छोटी वनस्पति के टकराने से या उसके ऊपर जो बालू रेत है वो छा जाती है, तब जो टीले बनते हैं उसे कहते हैं सबर काफ़ी। एक होते अवरोधी, अवरोधी देखना, पठार, पहाड़ियाँ, चट्टान, इनके ऊपर जब मिट्टी जम जाती है, जैसे कोई चट्टान है, ऐसे ये मान लो ये चट्टान है और इस पे आके बालू रेत टकरा के यहाँ पर जमा हो जाती है, तो इसे कह देंगे अवरोधी। अवरोधी किसे कहेंगे? मिट्टी, पहाड़, चट्टान, इन पे आके जब मिट्टी क्या हो जाती है, जमा हो जाती है, कौन सी? बालू रेत जमा हो जाती है, हवाएं जब चलती हैं। सबर काफ़ी किसे कहेंगे? छोटी वनस्पति के ऊपर आके जब रेत जम जाती है उसे कहेंगे। और पैराबोलिक बड़ी वनस्पति पे आके जब बालू रेत जमा हो जाती है, जो ये टीले होते हैं, ये बड़े ध्यान से समझना, तीनों एक साथ समझना, आराम से समझ में आ जाएंगे। पैराबोलिक, सबरकाफीज, अवरोध। सबरकाफीज में ध्यान रखना छोटी वनस्पति है, और जो पैराबोलिक में वो क्या है? बड़ी वनस्पति के टकराने से जो मिट्टी से जो आकृति बन जाती है उसको घेर लेती है। और अवरोधी पहाड़, चट्टान। अब देखो ये अवरोधी है, यहाँ फिर धीरे 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 मिट्टी इकट्ठा हुई, फिर बारिश वगैरह हुई, यहाँ बालू रेत की मोटी परत जमा हो जाती है, फिर यहाँ वनस्पति उगने लग जाती है। क्या? वनस्पति, जीवाश्म। इसीलिए इसे कहते हैं जीवाश्म युक्त टीले। इसे क्या कहते हैं? जो टीले वो जीवाश्म युक्त टीले कहते हैं इसे। आकार पहाड़ियों जैसा होता है इसका। इसका आकार कैसा होता है? पहाड़ियों। देखो भाई, ये जो मोटी रेत जमा होती है ना, इसे अपन कहते हैं होलबैग। ये भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। देखो दोस्तों, ये जो टीले हैं इनका जो आकार है वो मैं बता चुका हूँ। अब देखते हैं कि ये जो होलबैग हैं, ठीक है, होलबैग किसे कहेंगे? यहाँ पर जो मिट्टी जमा हो गई उसको होलबैग कह देते हैं, मोटी परत हो जाती है और ये आकार में बड़ी होती है, इसीलिए इसे कह देते हैं द्राक्ष। इसे क्या कहते हैं अपन? द्राक्ष। और इस द्राक्ष का जब पुनः अपर्दन होता है तो उसे कहते हैं क्वेस्टा। ये इम्पोर्टेंट, ध्यान रखना। और ये क्वेस्टा का पुनः प्रदन होना मतलब मिट्टी का दोबारा वहाँ से हट जाना, पुनः प्रदन होना, तो वो क्या कहलाता है? क्वेस्टा। ये बनते कहाँ हैं? जयपुर, पासपोर्ट नगर, विराटनगर, त्रिवेणी, पुष्कर, अजमेर, बिच्छू। अभी मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, आपको दिख जाएगा, देख भी लेना, ठीक है। पुष्कर, अजमेर, बिच्छू। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, ये बनते कहाँ हैं? ये बता दिया, राजस्थान के सीमावर्ती ज़िलों में बनेगी। इनका मैंने यहाँ पर आपको बता चुका हूँ। जो सबरकाफीज हैं वो सीमावर्ती ज़िलों में, सीमावर्ती ज़िले कितने हैं? 4 हैं। पाकिस्तान की जो 7 सीमा लगती है वो। पैराबोलिक, ये प्रक्रिया अपन समझ चुके हैं, नियमित बनते हैं, ये नियमित बनते रहते हैं। जैसे जैसे हवा चलेगी तो ये बनते रहेंगे। ये श्रृंखला बंद बनते हैं। महिलाओं की बालों में लगने वाली पिन के समान। तो देखो भाई, इनकी आकृति ऐसी होती है। अब देखो, अब महिला जैसे बालों के पीछे पिन लगाती हैं, उस जैसी आकृति होगी ना, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। महिलाओं के बालों में लगने वाली पिन के समान हो गए। बनेंगे कहाँ? वैसे तो छोटे मोटे सभी जगह बनते, लेकिन अधिकांश जो इनको बड़े आकार में जो बनने वाले हैं वो जोधपुर, पाली, झुंझुनू, नागौर, इन जिलों में ये बनते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, तारा स्तूप कैसे बनते हैं? वो रेत के टीले जिनकी एक से अधिक भुजाएं हों, वो रेत के टीले। जैसे देखो भाई, ये मैंने आकृति बना रखे हैं, एक से अधिक क्या हो जाएं? भुजा हो जाएं। एक से अधिक क्या हो जाएं? उसे क्या कहते हैं? तारा। तारे जैसी आकृति, तारा स्तूप। बनते कहाँ हैं? जैसलमेर में, गंगानगर में। जैसलमेर में कहाँ? मोहनगढ़, रामगढ़। ये जैसलमेर वाला रामगढ़ है। और एक बनता है गंगानगर में। गंगा में कहाँ? सूरतगढ़ में। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों,
नेटवर्क रेत के टीले, ठीक है, नेटवर्क जो स्तूप होते हैं, नेटवर्क, ये जो रेत के टीले होते हैं वो बनते कैसे हैं? ये रेत के टीले अनुप्रस्थ में बता चुका हूँ आपको, अनुदैर्घ्य बता चुका हूँ। अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य की मध्य की स्थिति होती है। जो अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य के बीच में जो टीले बनते हैं, अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य, इन टीलों के बीच में बनने वाले टीलों क्या कहते हैं? नेटवर्क टीले। ये राजस्थान में सर्वाधिक कहाँ बनते हैं? शेखावाटी के क्षेत्र में बनते हैं। देखो दोस्तों, इसको एक बार समझ लेना, अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य मैंने अभी समझाया है, पीछे एक बार जाके एक बार फिर से देख लेना, इसको बड़े आसान तरीके से समझ में आ जाएगा। अब देखते हैं थार के उसमें वर्षा का जो जल है उसको इकट्ठे करने की कुछ विधियां हैं, उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। एक विधि है सर या सरोवर विधि, ये शेखावाटी की, सर या सरोवर विधि शेखावाटी की। जहालरा या नाड़ी विधि ये जोधपुर की है। समस्त मरुस्थलीय जिलों, जो टोटल मरुस्थल के जो 10 जिले हैं उनमें है उसको कहते हैं टांका। समस्त जो मरुस्थलीय जिले हैं, 12 जिले हैं, उनमें क्या कहेंगे? टांका कहेंगे। क्या कहेंगे? टांका। अगर पूरे मरुस्थल की बात करें तो टांका कहते हैं, शेखावाटी की बात करें तो सरोवर या सर या सरोवर कहते हैं। जहालरा या नाड़ी जोधपुर में कहते हैं, जो पानी इकट्ठा करने, जो बारिश का पानी इकट्ठा करते हैं। अर्शुष्क मरुस्थल, अर्शुष्क जो 8 जिले हैं, अर्शुष्क जो अपने सीमावर्ती जिलों को छोड़ने के बाद जो अर्शुष्क जो होते हैं उसे वहाँ पर कहते हैं टोबा, कहते हैं टोबा। और सीमावर्ती जिलों में कहते हैं 4 जिले हैं, कुई या बेरी, और संपूर्ण राजस्थान में कहते हैं बावड़ी। संपूर्ण राजस्थान में जो बारिश का जो जल इकट्ठा करते हैं उसे अपन क्या कहते हैं? बावड़ी। नोट, एक इम्पोर्टेंट ध्यान रखना, शेखावाटी क्षेत्र में कच्चे, ये मैंने एक नोट बनाया है, कच्चे पक्के कुओं को जोड़ कहते हैं। बड़ा इम्पोर्टेंट है, शायद आप जानते भी हो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, जो थार का मरुस्थल उसका भौतिक दृष्टि से वर्गीकरण है। एक तो उसका वर्गीकरण हुआ है पश्चिमी मरुस्थल, एक उसका राजस्थान का बांगर या अर्शुष्क मरुस्थल। देखते हैं दोस्तों, वो जो पश्चिमी मरुस्थल है इसको भी 2 भागों में बांटा है अपन ने, बालुका स्तूप युक्त भाग, बालुका स्तूप युक्त भाग, एक बालुका स्तूप मुक्त भाग। बड़ा इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, एक तो बालुका स्तूप युक्त और एक मुक्त। मुक्त मतलब वहाँ पर बालुका कम रहती है या न के बराबर रहती है, उसे बालुका मुक्त कहते हैं, और जहाँ बालुका होती है उसे युक्त कहते हैं। युक्त भाग जहाँ बालुका है, इसके बारे में तो अपन चर्चा कर चुके हैं। अब कहते मुक्त भाग कहाँ है? ये प्राचीन अवसादी चट्टान होती है। यहाँ पर क्या होती है? प्राचीन अवसादी चट्टान होती हैं, मतलब अवसाद से जमा हुई होती हैं। जीवाश्म होता है, जैसे ओकिल वुड फॉसिल पार्क, ये जैसलमेर में है। जीवाश्म मिलेंगे यहाँ पर, क्या क्या मिलेंगे? जहाँ बालुका स्तूप मुक्त भाग, वहाँ मिलेंगे क्या क्या आपको? प्राचीन अवसादी चट्टान मिलेंगे, जीवाश्म मिलेंगे, जैसे ओकिल वुड फॉसिल पार्क है। रामगढ़ से पोखरण के मध्य रेत रहित भाग पाया जाता है। उसके बाद देखते हैं राजस्थान अर्शुष्क मरुस्थल या बांगर कहते हैं इसे। इसको जो बांटा गया है वो 4 भागों में बांटा गया है। शेखावाटी का मरु प्रदेश, लूणी नदी का मरु प्रदेश, घग्गर नदी का मरु प्रदेश, नागौर की उच्च भूमि। जो शेखावाटी मरु प्रदेश, ये कांतली नदी, यहाँ पर जो कांतली नदी बहती है, चूरू, ये कांतली नदी का भी बोलते थे इसको क्षेत्र, चूरू, झुंझुनू, सीकर में। बंजर क्षेत्र ये वैसे लूनी नदी, ये कहाँ आपको मिलेगा? अजमेर, नागौर। लूनी नदी की बात कर रहा हूँ मैं। लूनी नदी, वैसे नदियाँ पढ़ेंगे तब देख लेंगे, एक बार इसको छोड़ दो भाई। लूनी नदी, ये लूनी नदी के बहाव क्षेत्र अजमेर में जाती है, नागौर में, जोधपुर, बाड़मेर, ये लूनी नदी। यहाँ पर इसका विस्तार, जब नदियाँ पढ़ेंगे इसको बड़े अच्छी तरीके से अपन समझेंगे उसको। फिर घग्गर नदी का मरु प्रदेश, गंगानगर, हनुमानगढ़, नागौर की उच्च भूमि, लवणीय, मर्दा। यहाँ की जो भूमि है, ये जो मैंने 4 क्षेत्र बताए, ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना।
बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। दोस्तों अपने जो तारका अमृत स्थल है वो कंप्लीट हो गया। आने वाली क्लास अपनी जल्दी आने वाली है। जल्दी कोशिश करेंगे कि ये जो पार्ट है भौतिक प्रदेश काफ़ी लंबा चौड़ा पार्ट है, उसको कंप्लीट करें। उसके बाद में बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं वो करेंगे। आज के लिए थैंक यू।